नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम आर्यन है। तो चलिए अब यह कहानी आर्यन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। आज मैं आप लोगों को अपने परिवार के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक दास्तां सुनाने जा रहा हूं जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा भयानक अनुभव था जिसके बाद हम सब यह तो समझ गए थे कि जिन बातों को हम केवल कहानियों और अंधविश्वास का नाम देते हैं, उनमें कभी कभी इतनी सच्चाई होती है कि वो हमारी जान तक ले सकती है। उस घटना के बाद ये समझ लीजिए कि मेरे पूरे परिवार को एक नया जन्म मिला था। दरअसल जब हमारे साथ वो डरावनी घटना हुई थी, उस वक्त मैं पहली बार गांव जा रहा था। माँ, पापा, मेरा छोटा भाई कबीर और बहन सूजी, हम सब गाड़ी में बैठे थे। साथ में चाचा, चाची, उनका बेटा विक्की और बेटी मानसी भी थे। पूरा सफर 2 दिन का था और कहना पड़ेगा कि ये सबसे थकाऊ सफर था मेरी जिंदगी का। लेकिन दिल में अजीब सी हलचल भी थी। तो आर्यन, तू पहली बार दादाजी का घर देखेगा? पापा ने अचानक कहा। उनकी आवाज में एक नरमी थी, जैसे वो किसी गहरे एहसास में डूब गए हों। मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा, ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस भी हूं। गांव की आदत नहीं है मुझे। माँ हंस दी। देखना, जैसे ही पहुंचोगे सब अपना अपना लाड दिखाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लाड हमें जिंदगी भर याद रह जाएगा, डर और दर्द के साथ। जैसे ही हमारी गाड़ी गांव के पास पहुंची, मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने फैले खेत, धान की खुशबू और बीच बीच में खड़े पीपल और बरगद के पेड़। कई घर पुराने मिट्टी और खपरेल के बने हुए, कुछ तो बिल्कुल खंडहर जैसे लग रहे थे। बकरी, गाय, भैंसें सड़क किनारे बंधी थीं। कुछ बच्चे दौड़ते खेलते दिख रहे थे। लेकिन सबसे अलग था वो सन्नाटा। इतना शोरगुल होने के बावजूद कहीं गहरे से लगता था जैसे पूरा गांव किसी अनकहे डर के नीचे दबा हुआ हो। ये देखो आर्यन, कबीर ने मेरा कंधा हिलाया। कितना बड़ा जंगल है वहां। मैंने देखा, गांव के पीछे दूर तक फैला घना जंगल। सूरज डूबने वाला था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर गिर रही थी। मुझे लगा जैसे जंगल खुद धीरे धीरे गांव की तरफ रेंग रहा हो। हमारी गाड़ी आखिरकार एक बड़े से घर के सामने रुकी। घर पुराना था, लेकिन शादी के लिए खूब सजाया गया था। बाहर रोशनी की झालरें, रंग बिरंगे कपड़े और मंडप की तैयारियां। चारों तरफ रिश्तेदारों का हुजूम। जैसे ही हम उतरे, एक आदमी दौड़ते हुए आया। पापा और चाचा को गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई थीं। भाई, तू सच में आ गया? पापा भी भर्राए हुए थे। मुझे समझ आया कि ये पापा के बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी। फिर अंदर से ताई और वो औरत जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था, मेरी बुआ। उनकी आंखों से जैसे सारा प्यार छलक पड़ा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और तभी भीड़ में से मेरे जितनी उम्र का एक लड़का सामने आया। लंबा, गोरा सा, चेहरे पर गांव की सादगी और आंखों में चमक। ये है गोपाल, ताऊ जी ने कहा। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मुझे खींचकर गले लगा लिया। उसी पल लगा जैसे मैं सच में अपने खून से मिला हूं। थोड़ी देर बाद कृष्णा भी आया, गोपाल का छोटा भाई। फिर वर्षा दीदी, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी संजू। धीरे धीरे सब कजिन्स आपस में मिलने लगे। हंसी ठिठोली, मजाक और ढेर सारे सवाल जवाब। पर दिल के किसी कोने में अब भी वो अजीब सी बेचैनी थी। हम सब करीब 60 से 70 लोग थे। हॉल में बड़े बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। पापा, चाचा, ताऊ जी, बुआ सब पुराने किस्से छेड़ रहे थे। शादी का माहौल था, लेकिन थकान भी साफ झलक रही थी। हम कजिन्स ने तय किया कि ऊपर छत पर सोएंगे। गद्दे, चादरें बिछा दी गई। लेकिन सच कहूं, किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबने तय किया कि पहले बातें करेंगे, फिर सोएंगे। छत से पूरा गांव दिखता था, दूर दूर तक अंधेरा। कभी कभी कोई लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमाती दिख जाती। हवा में मिट्टी और घास की गंध थी, और उस गंध के बीच कहीं दूर से आती ढोलक और शहनाई की आवाज। वर्षा दीदी बोली, देखो आर्यन, यहाँ की रातें कितनी अलग होती हैं। शहर में तुम लोग इतने सितारे कभी देखे हैं? मैंने आसमान की तरफ देखा। हजारों तारे
इतने चमकदार कि लगता था जैसे हाथ बढ़ाऊं तो पकड़ लूं। सब कजिन बातें करने लगे। किसी ने बचपन की शरारतें सुनाई, किसी ने गांव की गॉसिप। कबीर और विक्की तो हंसी मजाक में लगे थे। मैं भी धीरे धीरे खुलने लगा। शाम ढल चुकी थी, हल्की हवा बह रही थी और आसमान पर तारे बिखरे हुए थे। गांव की रात शहर की रातों से बिल्कुल अलग थी। वहां की आर्टिफिशियल लाइट सबको छुपा देती है, लेकिन यहाँ अंधेरा और रोशनी दोनों अपनी पूरी सच्चाई के साथ खड़े थे। हम सब कजिन्स छत पर एक साथ बैठे थे। गद्दे बिछे थे, चादरें फैली हुई, लेकिन किसी का भी सोने का मन नहीं था। सब एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लिए तो यह पहली बार था। इतने सारे कजिन्स, एक ही उम्र के लड़के लड़कियां, सबके अपने अपने किस्से। वर्षा दीदी सबसे बड़ी थी और वो हमेशा एक सटल सी अथॉरिटी में रहती थी। फिर गोपाल, लंबा, मजबूत और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो शायद सिर्फ गांव में पलने वाले बच्चों में होता है। कृष्णा थोड़ा चुपचाप था, लेकिन उसकी नजरें हर समय चारों तरफ घूमती रहती। संजू तो एकदम बबली थी, लगातार हंसती, सवाल पूछती और सबको चिढ़ाती रहती। हमारी बुआ जी की दोनों बेटियां भी थीं, लक्ष्मी दीदी और सुनीता। दोनों ही थोड़ी रिजर्व नेचर की, लेकिन बातों में स्वीटनेस थी। और फिर था विक्की, मेरा चचेरा भाई। वो हमेशा मजाक करता रहता था, कभी किसी का मजाक उड़ाता, कभी अजीब से सवाल पूछता। हम सब ने बातें शुरू की। तो आर्यन शहर में क्या करता है? दीदी बोली। कुछ नहीं, कॉलेज खत्म किया है, अब MBA की तैयारी कर रहा हूं। कृष्णा ने हंसते हुए कहा। अरे तू तो बड़ा आदमी बनेगा रे। और तू? मैंने पूछा। कृष्णा ने कंधे उचकाए। हम खेत खलिहान और क्या। धीरे धीरे सबने अपने अपने किस्से सुनाने शुरू किए। कबीर और विक्की तो लगातार मजाक में लगे हुए थे। संजू बार बार उन्हें डांटती, लेकिन अगले ही पल खुद ही हंस पड़ती। लक्ष्मी दीदी थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रही थीं, गांव की मुश्किलें, शादी की तैयारी और किस तरह इतने सारे रिलेटिव्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। सुनीता बस सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी जाने क्यों अचानक डर से फैल जाती जब वो छत के कोने से नीचे झांकती। इसी बीच विक्की ने अचानक कहा, अरे वर्षा दीदी, ये देखो गर्मियों में यहां कौन आग जला रहा है। हम सबका ध्यान उसकी उंगली की दिशा में गया। गांव के किनारे, जहां खेत और जंगल के बीच अंधेरा फैला हुआ था, वहां सच में कुछ झिलमिलाता सा दिख रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि कोई लैंटर्न होगी, लेकिन जब आंखें एडजस्ट हुईं तो साफ लगा जैसे वो आग की लपट थी। वर्षा दीदी का चेहरा तुरंत बदल गया। कहां? उन्होंने सख्ती से पूछा। वो उधर। विक्की थोड़ा हिचकिचाया। देखो ना, जैसे कोई बैठा हो, आग के पास हाथ सेंक रहा हो। हम सबने ध्यान से देखा। दूर, बहुत दूर झोपड़ी जैसी कोई चीज दिख रही थी, लेकिन वहां कोई आग कैसे हो सकती है इतनी रात को? गोपाल और कृष्णा दोनों एकदम गंभीर हो गए। विक्की, तू मजाक कर रहा है क्या? कृष्णा ने पूछा। विक्की ने हाथ नीचे कर लिया। उसका चेहरा थोड़ा डर से भर गया था। नहीं, मैंने सच में देखा था, कोई था वहां, लेकिन शायद मेरा भ्रम था। लक्ष्मी दीदी हंस पड़ी। क्या विक्की, आते ही मस्ती शुरू कर दी? तुझे तो डरावनी कहानियां बनाने का शौक है ना? सब हल्के से हंसने लगे, लेकिन वो हंसी जबरदस्ती सी थी, क्योंकि वर्षा, गोपाल, कृष्णा और संजू ये चारों हंस नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उन्हें पता हो कि विक्की ने जो देखा वो इतना आसान मजाक नहीं था। वर्षा ने धीरे धीरे कहा, लिसन गाइस, एक बात याद रखना, बिना किसी को बताए अकेले बाहर मत जाना। कोई कुछ खाने पीने को दे तो मत लेना, और जो आंखों से दिखे उस पर तुरंत विश्वास मत करना। सब चुप हो गए। उनके शब्द हवा में तैरते रहे। मुझे लगा गोपाल भी वही शब्द दोहराना चाहता था। उसके होंठ हिले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कबीर ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, ओह कमोन दीदी, आप तो हमें डराने लगी, ये सब अंधविश्वास है। संजू ने तुरंत पलटवार किया। नहीं कबीर, गांव में सब बातों में लॉजिक नहीं होता, यहां कुछ चीजें सच में होती हैं। विक्की अब चुप था। उसकी आंखें बार बार उसी झोपड़ी की दिशा में जा रही थीं। इतनी देर में अचानक छत की सीढ़ियों से आवाज आई। हम सब थोड़े चौंक गए। ताऊजी ऊपर आए। उनके चेहरे पर वही तेज हंसी थी। अरे गोपाल, आज खेत नहीं जाएगा क्या? भाई बहनों के साथ गपशप ही करता रहेगा? सारी टेंशन जैसे पल भर में गायब हो गई। हम सब ने हंसते हुए सिर हिलाया। ताऊजी ने हंसते हुए सिर हिलाया और वापस नीचे चले गए। लेकिन उनके जाते ही वो माहौल फिर वहीं डर से भर गया।
मैंने फिर झोपड़ी की तरफ देखा। अब वहां कुछ नहीं था, न आग न कोई साया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे कानों में जैसे अब भी लकड़ी जलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, और मुझे लगा वर्षा दीदी भी उसी आवाज को सुन रही थी, क्योंकि उनकी आंखें, उनकी सांसें सब बता रही थीं कि वो कुछ छुपा रही हैं। हम सब कजिन्स ने मजबूरी में बातें जारी रखी, हंसने की कोशिश की, लेकिन हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा था। मैं सोच रहा था, क्या सच में विक्की ने कुछ देखा था या उसका दिमाग खेल कर रहा था? लेकिन जो वर्षा ने कहा था, जो आंखों से दिखे उस पर विश्वास मत करना, वो बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। ताऊ जी की बातें खत्म होते ही गोपाल और कृष्णा उठ खड़े हुए। चलो भाई, अब चलते हैं, कृष्णा ने कहा। मैंने हैरानी से पूछा, कहां? कृष्णा ने एकदम कैजुअली जवाब दिया, अरे हमें तो आदत है, रात को खेत में ही सोते हैं। गांव में जंगली जानवरों का डर रहता है, खेत में रहना पड़ता है, वरना फसल का नुकसान हो जाता है। कबीर चौंक गया। क्या तुम लोग सच में खेत में सोते हो? गोपाल ने बस सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी। हाँ, ये यहाँ का रिवाज है, बचपन से करते आ रहे हैं। मेरे दिल में अचानक एक क्यूरियोसिटी जगी। भाई, तो फिर हम भी चलते हैं, आज का एक्सपीरियंस अलग होगा। मैंने जैसे ही कहा, गोपाल का चेहरा कस गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग शहर से आए हो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वर्षा दीदी ने भी तुरंत सपोर्ट किया। आर यू गाइज मैड? तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, बाहर मत जाना, यहीं छत पर रहो। लेकिन जाने क्यों मेरे अंदर एक जिद जागी थी, शायद एडवेंचर का लालच, शायद वो अजीब थ्रिल। कबीर और विक्की ने भी कहा, नहीं हम भी चलेंगे। गोपाल ने डांट कर मना किया। कृष्णा ने भी गंभीर होकर कहा, बिल्कुल नहीं, ये खेल नहीं है। लेकिन अगले ही मिनट हम पांचों भाई खेत की ओर निकल पड़े। वर्षा, संजू, लक्ष्मी और बाकी बहनें पीछे छत पर रह गईं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हम स्टबर्न थे। हमने गोपाल के कहने पर टॉर्चेस, पानी की बॉटल्स और हाथों में लकड़ी की लाठियां लीं। फिर कच्ची पगडंडी से होकर खेतों की तरफ बढ़े। चांदनी रात थी, हवा में अजीब ठंडक थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कभी कभी किसी रात पक्षी की चीख सुनाई देती। पगडंडी के दोनों ओर धान के खेत लहराते थे, उनके बीच से गुजरते हुए लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। खेतों में हवा के झोंके से जो सरसराहट होती, उसमें छुपा था एक अजीब डर। कबीर बोला, भाई ये जगह तो हॉन्टेड मूवी जैसी लग रही है। कृष्णा ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसमें वॉमत नहीं थी। भाई मूवी नहीं, असलियत है। आखिर हम खेत के बीच पहुंच गए। वहां पहले से चारपाई बिछी हुई थी। हमने उन्हें लाइन में लगाया और लेट गए। सबसे आगे मैं, फिर विक्की, फिर कृष्णा, उसके बाद कबीर और आखिर में गोपाल। ऊपर आसमान था, पूरा तारा जड़ा, हवा में मिट्टी और घास की गंध थी। पहले सब नॉर्मल लगा। हमने थोड़ी बातें की, हंसे, फिर धीरे धीरे नींद की झपकियां आने लगीं। पता नहीं कितना समय गुजरा होगा। अचानक मुझे नींद में लगा कि हमारे चारों ओर कोई दौड़ रहा है। पहले मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है, लेकिन कानों ने साफ सुना कदमों की आवाज। लेकिन वो आवाज नॉर्मल नहीं थी। पहले एक कदम, फिर दो, फिर तीन, जैसे कोई तीन पैरों से जमीन पर दौड़ रहा हो। सरसराहट, मिट्टी की चरमराहट और ठंडी हवा का अजीब दबाव। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं आधा जागा हुआ था, आंखें अभी भी बंद थीं। अचानक किसी ने मेरे पैर को लाइटली छुआ और फिर मैं साफ सुन पाया कोई मेरे बिल्कुल पास से दौड़ता हुआ जंगल की ओर गया। मैं तुरंत उठ बैठा, नींद से भरी आंखें मलते हुए देखा और मेरी सांस अटक गई। कोई आकृति, इंसान जैसी, लेकिन उसकी चाल हवा से भी तेज। वो खेत पार करता हुआ जंगल की ओर दौड़ रहा था। मैंने आंखें मलकर ध्यान से देखा। वो आकृति विक्की जैसी थी। हाँ, वही विक्की। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। जहां विक्की लेटा था वहां कोई नहीं था। वो सच में गायब था। मेरे होंठ सूख गए। विक्की, मैंने फुसफुसाकर पुकारा, लेकिन साइलेंस, बस हवा की सरसराहट। मैंने हिम्मत जुटाई और बाकी भाइयों को जगाने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। न गोपाल, न कृष्णा, न कबीर, यहां तक कि चारपाई भी नहीं। बस एक सूनी जमीन और मैं अकेला। मैंने अपनी हथेली मिट्टी पर रखी, ठंडी और गीली, लेकिन कोई निशान नहीं था कि यहां चार लोग सोए थे। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। इतनी ठंडी रात में भी मैं भीग चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, जंगल की ओर देखा।
विक्की वहां कहीं नहीं था। अचानक हवा में एक अजीब सीटी की आवाज गूंजी, जैसे कोई मुंह से बड़ी आराम से लय में सीटी बजा रहा हो। वो आवाज मेरे स्पाइन में सिहरन दौड़ा गई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। थोड़ा दूर एक बड़े पेड़ के पीछे विक्की खड़ा था। नहीं, खड़ा नहीं था। वो पेड़ के पीछे से आधा शरीर निकालकर झांक रहा था। उसके चेहरे पर एक अननेचुरल मुस्कान थी। आंखें चौड़ी चमकती हुई और होंठों से वो लगातार सीटी बजा रहा था। वो सीटी, वो मुस्कान, मानो वो इंसान ही ना हो। मेरे पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में गूंजने लगा। क्या वो सच में विक्की था या कुछ और? दोस्त, उस रात को अगर मैं भूलना भी चाहूं तो शायद मेरी नसें, मेरी सांसें, मेरी हड्डियां तक मुझे याद दिलाती रहेंगी कि मैंने क्या देखा था। उस गांव में जाते वक्त मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ अपने चाचा की बेटी की शादी अटेंड करने आया हूं। खुशियां, ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों से मुलाकात, यही सब मेरे दिमाग में था। लेकिन आज जब मैं यह सब याद करता हूं तो लगता है कि असली बुलावा शादी का नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। तभी मुझे कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई, उसी झोपड़ी से जिसे मैंने छत से देखा था। जब मैंने पहली बार उस झोपड़ी को देखा था तो बस एक पल को मुझे लगा था कि यह महज एक टूटी फूटी कच्ची जगह है। लेकिन अब जब मैं उसके सामने खड़ा था तो महसूस हुआ कि उसका हर कोना मुझे देख रहा है। हाँ, देख रहा था। उसकी दीवारों पर उगी काई, उसका टेढ़ा छप्पर और वो सड़ांध, जैसे किसी जानवर का शव महीनों से अंदर सड़ रहा हो। हवा में घुली बदबू इतनी गाढ़ी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। मेरे कान में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। वो हंसी जो मेरे भाइयों जैसी लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाजें कहीं पास से नहीं आ रही थीं। वो हर तरफ से आ रही थीं। मुझे लगा शायद भाई अंदर होंगे। मैंने 5 मिनट तक इंतजार किया, कोई हलचल नहीं। फिर अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास से एक गर्म सांस गुजरी और एक पागलपन से भरी फुसफुसाहट, अंदर चलो ना आर्यन। मैं दहल कर गिर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वहां गोपाल भैया खड़े थे। उनके चेहरे पर वही हंसी थी और उनके पीछे मेरे सारे भाई, सबके चेहरे पर वही जमी हुई मुस्कान। उनकी आंखें चमक रही थीं और सब एक साथ अपने हाथ जोड़कर जैसे किसी नाटक का दृश्य हो एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, अंदर चलो ना आर्यन, अंदर चलो। मैं डर से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे अपने भाई हैं या कुछ और। मैंने धीरे से कहा, क्यों? गोपाल भैया का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उनकी आवाज गूंज उठी जैसे कई गलों से एक साथ बोल रहे हों, खोलो इसे, खोलो इसे अभी। उनकी आंखों से खून की नालियां उतरने लगी। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मजबूरी में मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा। वो एक पुराना काला लकड़ी का दरवाजा था। उस पर जले हुए धागों से कुछ बंधा हुआ था और लोहे का बड़ा सा ताला लटका था। मैंने सोचा, ताला बिना चाबी के कैसे खुलेगा? लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो टूटकर मेरे हाथ में आ गया, बिना जोर लगाए, जैसे वो ताला मेरी ही छुअन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले यहां मेरे सारे भाई खड़े थे, लेकिन अब घर पूरा खाली था, खामोश, ठंडा, सुनसान, सिर्फ अंधेरा। मैं एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि तभी मेरी नजर झोपड़ी के टूटे हिस्से से बाहर पड़ी। वहां से साफ हमारी हवेली दिखाई दे रही थी, लेकिन वो हवेली वैसी नहीं थी जैसी मैंने शाम को देखी थी। उसकी छत की दीवार पर 6 से 7 लोग खड़े थे, उनकी गर्दनें झुकी हुई। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा तो मेरी रगों में खून जम गया। वो मेरी बहनें थीं, लक्ष्मी, सुनीता, संजू, मानसी, सूजी, सब। और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां से कूदने वाली हों। मैंने बिना सोचे समझे हवेली की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। क्योंकि खेतों में जहां हम सब लेटे थे, वहां मेरे सारे भाई सो रहे थे और मैंने खुद को भी देखा। हाँ, मैं खुद खेत की खाट पर आंखें बंद किए गहरी नींद में। मेरे हाथ कांपने लगे, पसीना मेरी गर्दन से टपक रहा था। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो वहां सो रहा वो कौन है, या फिर असली कौन हूं? तभी हवा चली और हवा के साथ एक आवाज, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो, धीरे धीरे खींचती हुई, अजीब सी। मैंने मुड़कर देखा, विक्की। वो एक पेड़ के पीछे से झांक रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, मुस्कान जम चुकी थी, आंखें चमक रही थीं
वो मुझे देख रहा था और सीटी बजा रहा था, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। आवाज उसके गले से नहीं, उसके सीने से आ रही थी। तभी अचानक वो सब अंधेरा सफेद धुंध में बदलने लगा। मेरे सामने एक परछाई बनी, लंबा कद, लाल आंखें, गले में हड्डियों की माला और हाथ में खोपड़ी। उसकी हंसी गूंज उठी। आ गया मेरे खून का वारिस। तेरे बिना ये दरवाजा कभी नहीं खुलता। तेरे पिता ने भागकर अपने वंश को बचा लिया था, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। मुझे याद आया, गांव में तंत्र मंत्र की कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि कभी एक तांत्रिक को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो बच्चों की बलि देता था। पर मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगा, तुम्हारे ही खून से लौटूंगा। और मैं उसी खून से था। जैसे ही तांत्रिक ने हाथ उठाया, हवेली की छत से चीखें गूंज उठी। मैंने देखा मेरी बहनें सचमुच कूद रही थीं। मैं दौड़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन मेरे नीचे बदल जाती। कभी कीचड़, कभी लाशें, कभी राख। मैं चिल्ला रहा था, रुको, मत कूदो, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और के काबू में हूं। अचानक मेरे सामने वही मैं खड़ा हो गया जिसे मैंने खेतों में सोते देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, असली तू मैं हूं, तू तो बस तांत्रिक की परछाई है। अब तेरे बिना यह खेल पूरा नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर झोपड़ी के अंदर खींचा। अंदर दरवाजा खुल चुका था। नीचे खून से बने गोले थे। उस पर रखी थीं कई हड्डियां। मेरे सारे भाई बहन उसके चारों तरफ खड़े थे। उनके मुंह से एक ही मंत्र निकल रहा था, AUM कालाय नमः, AUM कालाय नमः। तांत्रिक बीच में था। उसकी हंसी गूंज रही थी। आर्यन, तूने ताला खोल दिया। अब बलि पूरी होगी। तेरी नसों से निकलेगा वो खून जो मेरी रूह को मुक्त करेगा। मैंने चीख कर कहा, नहीं, लेकिन मेरे पैरों में जकड़न थी। मेरे हाथ खुद ब खुद उठने लगे। आखिरी याद मुझे यही है, मेरी बहनों की चीख, मेरे भाइयों की हंसी और तांत्रिक की आंखों की आग। फिर एक चीरने वाली पीड़ा, जैसे मेरी नसों से खून खींचा जा रहा हो। और फिर सब अंधेरा। मेरी आंख झटके से खुली। माथे पर पसीना था। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो कोई दरवाजा सीने के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अरे उठ जा भाई, मेरे कानों में गोपाल भैया की आवाज गूंजी। शादी में तैयारी भी करवाएगा या सिर्फ खाट तोड़ता रहेगा? मैंने ऊपर देखा। धूप की हल्की किरणें आंगन से छन कर आ रही थीं। बाकी सब लोग भी धीरे धीरे उठ रहे थे। चारों तरफ शादी की रौनक थी, हंसी खुशी, शोरगुल। लेकिन मेरे अंदर सब खामोश था। तो क्या ये सब सपना था? मेरा गला सूख रहा था। रात की हर बात मेरी आंखों के सामने रिवाइंड हो रही थी। झोपड़ी, ताला, बहनों का छत पर खड़ा होना, विक्की की मुस्कान, तांत्रिक की आंखें। मैंने ठान लिया कि ये सब अपने अंदर नहीं रखूंगा। मैंने गोपाल भैया को वहीं रोक लिया। भैया, मेरी आवाज कांप रही थी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। गोपाल भैया हंसते हुए बोले, क्या हुआ? फिर से शहर वाला डर? नहीं भैया, ये मजाक नहीं है। कल रात हम खेत में थे ना, मैं उठा और मैंने एक एक लफ्ज गिनकर बताया। झोपड़ी, दरवाजा, ताला टूटना, सब गायब होना, हवेली की छत पर बहनों का खड़ा होना, विक्की का पेड़ के पीछे से सीटी बजाना और तांत्रिक का प्रकट होना। भैया पहले मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता गया, उनकी आंखें फैलती गईं, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे बोल खत्म होने से पहले ही वो उठ खड़े हुए, बिना कुछ कहे दौड़ पड़े, सीधे उसी झोपड़ी की तरफ। हम सब भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़े। सुबह का समय था, खेतों से ओस की गंध आ रही थी, पर मेरे लिए सब सूना था। जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे, मेरी सांस रुक गई। वो दरवाजा खुला था, ताला जमीन पर पड़ा था, धागे जले हुए थे। मैं वहीं ढेर होकर बैठ गया। कल रात मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, हकीकत थी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, अगर ये सपना नहीं था तो फिर मैं अब तक जिंदा कैसे हूं? गोपाल भैया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो झोपड़ी के अंदर झांकने लगे और फिर बिना रुके सीधे घर की ओर दौड़ पड़े। हम सब भी पीछे पीछे। घर में शादी की हलचल थी, ढोलक बज रही थी, औरतें गा रही थीं। लेकिन जैसे ही गोपाल भैया अंदर घुसे, सब सन्न रह गए। बाबा, उन्होंने जोर से पुकारा। ताऊ जी आंगन के कोने में बैठे चाय पी रहे थे। भैया हांफते हुए बोले, बाबा, वो आजाद हो गया है। पूरा आंगन खामोश। पापा के हाथ से चाय का गिलास गिर गया।
गर्म चाय जमीन पर फैल गई। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या कहा तूने? पापा की आवाज कांप रही थी। गोपाल भैया चिल्लाए, वो ताला टूटा हुआ है बाबा, अब देर नहीं है। ताऊ जी का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने सिर पकड़ लिया। फिर जैसे किसी पुरानी चोट पर नमक गिरा हो, उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, वर्षा को बचाओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षा दीदी? क्यों सिर्फ वही? मां ने घबराकर पूछा। भैया क्या हुआ, किसे बचाना है? पापा चुप थे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने राज का ताला फिर से खुल गया हो। मैंने पहली बार पापा को इतना डरा हुआ देखा था। ताऊ जी ने सबको चुप रहने का इशारा किया। औरतों को ऊपर भेज दो, बच्चों को भी, कोई बाहर मत जाए। और उनकी नजर सीधे मेरी तरफ पड़ी। आर्यन, तू अब से अकेला कहीं नहीं जाएगा, समझा? वर्षा दीदी उस वक्त आंगन में ही थी। उनके हाथ में हल्दी लगी हुई थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे क्यों बचाना है? क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ ताऊ जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरे नाम से उसका खून जुड़ा है। तू अगर उसके हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसी वक्त घर का माहौल बदलने लगा। ढोलक अपने आप बंद हो गई। जिन औरतों के मुंह से गाना निकल रहा था, उनकी आवाज अटक गई। आंगन में खड़ा नीम का पेड़ हवा के बिना हिलने लगा और अचानक कड़ाही में रखी खीर काली पड़ने लगी। बच्चे रोने लगे। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ। ताऊ जी ने गहरी सांस ली। हमने सोचा था उसे हमेशा के लिए बांध दिया है, लेकिन लगता है वो रात आ ही गई। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? ताऊ जी ने धीरे धीरे कहा, तेरे दादाजी का भाई, वही तांत्रिक जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वो अब लौट आया है और इस बार उसका निशाना हमारी ही लड़कियां हैं। मेरे कान सुन्न हो गए। कल रात मैंने जो देखा था वो महज डर नहीं था, वो किसी अनकही विरासत की सच्चाई थी। वर्षा दीदी सफेद पड़ गईं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। गोपाल भैया और कृष्णा भैया उनके आगे खड़े हो गए। जब तक हम हैं कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन उनके चेहरे की झिलमिलाती घबराहट साफ बता रही थी कि वो खुद को भी झूठ बोल रहे थे। घर की हर दीवार से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून रगड़ रहा हो। महिलाएं रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे। मैं बस खड़ा था। मेरे दिमाग में सिर्फ वही सवाल, अगर वो सचमुच आजाद हो गया है तो क्या अब हम सब बच पाएंगे? और उसी पल वर्षा दीदी की चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। उस पल मुझे लगा कि पूरा घर पागल हो चुका है। बुआ ने अपने हाथ की नस काटी और उसके खून को ऐसे पी रही थी जैसे बरसों की प्यास बुझा रही हो। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं और खून होंठों से टपक कर साड़ी पर गहरा लाल धब्बा बना रहा था। उसकी हंसी इतनी तेज और घुटी हुई थी कि पूरा कमरा कांप गया। चाचा अचानक जमीन पर एक पैर पर खड़े हो गए और जोर जोर से नाचने लगे। उनकी हड्डियां चरमराती आवाज कर रही थीं, जैसे शरीर खुद उनकी इच्छा के खिलाफ मचल रहा हो। हर छलांग के साथ उनकी गर्दन अजीब ढंग से मरोड़ खा रही थी। ताई जी ने दीवार पकड़कर अपना सिर इतनी जोर से मारना शुरू किया कि हर टकराहट पर दीवार से खून के छींटे निकल रहे थे। उनका माथा फट गया, बाल खून से चिपक गए और वह फिर भी रुक नहीं रही थी। गोपाल भैया का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी आंखें गुस्से और किसी अजीब जुनून से भरी थीं। उन्होंने अचानक कृष्णा की गर्दन पकड़ ली और उसे बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। कृष्णा चीखा, लेकिन अगले ही पल गोपाल ने उसके चेहरे पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। हर घूंसा उसकी त्वचा को फाड़ता जा रहा था। इधर ताऊ जी का रूप सबसे ज्यादा डरावना हो चुका था। उनकी आंखों में खून उतर आया था और होंठों पर पागलपन की हंसी। वह एकदम झटके से वर्षा दीदी के पास पहुंचे और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगे। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बाकी भाई बहन डर के मारे दीवार से चिपक कर खड़े थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनके शरीर जैसे जड़ हो गए थे। मैं सिर्फ देख रहा था। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे, गला सूख चुका था। हर चीज एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। पूरा घर अब शादी के शोरगुल से नहीं, बल्कि मौत और पागलपन की आवाजों से भर गया था। मंच पर रखे सजावटी बल्ब झिलमिलाने लगे, जैसे बिजली अचानक डर गई हो। हवा भारी हो गई थी और धूप से भरे आंगन पर अचानक काली छाया उतर आई थी। कोनों से अजीब गंध फैलने लगी, सड़ी हुई लाश और जलते मांस की। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिल रही थीं,
ऐसा लग रहा था कि तस्वीरों में मौजूद पुरखे हमारे इस हाल पर हंस रहे हों। बुआ अचानक जमीन पर बैठ गईं। उनकी उंगलियां खून से लथपथ थीं। उन्होंने अपने खून को जमीन पर गोल गोल घुमाकर अजीब आकृतियां बनानी शुरू कर दी। उनकी जुबान से एक भाषा निकल रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। संस्कृत जैसी, लेकिन उसमें जहर भरा हुआ। उनके बनाए चिन्ह धीरे धीरे जलने लगे। लाल रोशनी उन पर से उठ रही थी और पूरा कमरा और भी डरावना हो गया। चाचा की हड्डियां एक एक कर टूट रही थीं, लेकिन वह नाचना बंद नहीं कर रहे थे। उनके नृत्य के साथ जमीन हिल रही थी। उनकी आंखें चौड़ी होकर सीधी मेरी तरफ गड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर किसी और आत्मा का कठपुतली बन गया हो। हर छलांग पर उनकी जीभ मुंह से बाहर लटक जाती और एक जानवर जैसी आवाज निकलती। ताई जी दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उनके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने वहीं से अपने नाखूनों से गाल फाड़ना शुरू कर दिया। खून धार की तरह निकलने लगा। उनकी हंसी बच्चों जैसी पतली और डरावनी थी। गोपाल भैया ने अचानक कृष्णा को छोड़ दिया। उनके हाथ खून से लथपथ थे। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जोर से चीखा, आजाद, वो आजाद हो चुका है। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि मुझे लगा ये इंसानी आवाज है ही नहीं। उस चीख के साथ पूरा घर कांप गया। ताऊ जी ने वर्षा दीदी को जमीन से खींचकर सीढ़ियों की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दीदी के बाल जड़ से खींचकर निकल रहे थे। वर्षा चीख रही थी, भैया बचाओ, कोई तो रोको, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार भी अजीब हरकतें करने लगे। कोई जमीन पर रेंग रहा था, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था, कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर पर काला जादू कर दिया हो। मुझे अचानक याद आया, कल रात जो ताले वाला दरवाजा मैंने खोला था, शायद वहीं से यह सब शुरू हुआ था। वो ताला सिर्फ दरवाजा नहीं, एक बंदिश थी, और मैंने उसे तोड़ दिया था। अब वह चीज, वो तांत्रिक की आत्मा आजाद हो चुकी थी और उसने सबसे पहले मेरे परिवार को पकड़ लिया था। बुआ के बनाए नक्शे से अब धुएं जैसी आकृति उठ रही थी। वह धीरे धीरे इंसान जैसी लगने लगी। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज हर ओर गूंज रही थी, खून दो और खून दो, तभी मुक्ति मिलेगी। चाचा अचानक अपने सीने पर हाथ मारने लगे। उनकी पसलियां अंदर धंस रही थीं और वह खून उगलते हुए भी हंस रहे थे। ताई जी दीवार से टकराकर बेहोश हो गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे कोई और भीतर से उन्हें देख रहा हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं चल रहे थे। ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों को पकड़कर खींच रही हो। गोपाल भैया ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी मुस्कान अजीब थी, इंसानी नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, अब तेरी बारी है। पूरा घर मौत और पागलपन का अखाड़ा बना हुआ था। हवा भारी थी, दीवारें कराह रही थीं, खिड़कियां खुद ब खुद जोर से बंद हो रही थीं और दरवाजों से अजीब चीखें आ रही थीं। हर कोने में मौत की बदबू फैली थी। और तभी मेरी नजर मुख्य दरवाजे की ओर खींच गई। वहां अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह लगभग 70 साल का बूढ़ा था। उसका शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक ऐसा पागलपन था जिससे मेरी सांसें थम गईं। उसके कपड़े पूरे काले थे, फटे हुए, लेकिन उनमें अजीब सा वजूद था। उसके गले में खोपड़ियों की माला लटक रही थी। हर खोपड़ी में मानो अब भी चीखें कैद थीं। उसके हाथ में हड्डियों से बना त्रिशूल था और कमर में बंधी थैली से अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। उसका चेहरा, उस पर एक विक्षिप्त मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे किसी ने सदियों से इंतजार किया हो और आज उसका सबसे बड़ा सुख सामने हो। वह धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। मुझे अचानक याद आया, यही वही बूढ़ा था जिसे मैंने पिछली रात खेतों में देखा था। तब लगा था कि यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन अब वह सामने खड़ा था। उसके आते ही घर का सारा हंगामा अचानक थम गया। बुआ, जो खुद का खून पी रही थी, वहीं ठिठक गई। चाचा, जो एक पैर पर नाच रहे थे, वहीं गिर पड़े और फिर धीरे धीरे घुटनों पर आ गए। ताई जी, जिनका चेहरा खून से लथपथ था, बेहोशी से उठी और रेंगते हुए उस बूढ़े की ओर बढ़ी। गोपाल भैया, कृष्णा, यहां तक कि ताऊ जी तक, सब एक एक करके उस बूढ़े के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से पागलपन उतर चुका था, लेकिन उनकी चेतना अब भी उनके हाथ में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बूढ़ा, यह तांत्रिक, पूरे परिवार की डोर अपने हाथ में लिए कठपुतली नचा रहा हो। वो जोर से हंसा। वह हंसी ऐसी थी
जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ कराह रही हों। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने घर के चारों ओर देखा, जैसे हर दीवार उसके स्वागत में झुक रही हो। फिर उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे मेरे वारिस से दूर रखा इतने साल, लेकिन क्या इंसान कभी किस्मत से लड़ पाया है? आज मेरा वारिस मेरे सामने है, मेरा खून, मेरा उत्तराधिकारी, मेरा बेटा। उसने सीधा इशारा किया। मैंने देखा, वह इशारा विक्की की ओर था। मेरी सांसें थम गईं। वारिस? विक्की? ये कैसे हो सकता है? विक्की तो पहली बार गांव आया था। वह तो हम सब की तरह इस शादी में आया था। मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या इसका मतलब था कि हमारी नसों में भी वही खून है? क्या परिवार की किसी पुरानी गलती ने इस बूढ़े तांत्रिक को हमारे बीच बांध रखा था? तांत्रिक ने विक्की की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मेरे बेटे, क्या देख रहा है? तू और मैं, हमारे बीच जो दीवार है, अब उसे तोड़ डाल। ये दीवार इंसानों की बनाई है, किस्मत की नहीं। आ, मेरे पास आ, अपना स्थान ले। इतना कहते ही उसने अपनी थैली से एक तलवार निकाली। वह तलवार लोहे की नहीं थी, वह हड्डियों और खून से बनी लग रही थी। उसकी धार पर अब भी ताजा खून चमक रहा था। तांत्रिक ने वह तलवार हवा में घुमाई और फिर सीधा विक्की की ओर फेंक दी। तलवार जमीन पर अटकने के बजाय विक्की के पैरों के पास जा गिरी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वहां पहुंचा रहा हो। तांत्रिक ने धीरे से अपना हाथ उठाकर हमारे पिता, ताऊजी और चाचा की ओर इशारा किया। उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वे तीनों एक साथ उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बस खालीपन। वह तांत्रिक गरजा, ये दीवार, ये नकली बंधन, तोड़ो इसे, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। जैसे ही उसने ये कहा, घर के हर कोने से छायाएं खींचने लगीं, दीवारें पिघलने लगीं जैसे मोम हो। फर्श पर से खून रिसने लगा। छत से लटकती झालरों की जगह अब सड़े हुए मांस के टुकड़े झूल रहे थे। शादी का घर अब श्मशान बन चुका था। विक्की वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। वह जैसे किसी ट्रांस में जा रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे उस तलवार की ओर बढ़ रहा था। मैं चीखा, विक्की, मत उठा इसे, ये सब झूठ है। लेकिन मेरी आवाज गुम हो गई। तांत्रिक की हंसी और भी तेज हो गई। ताऊजी और पिताजी अचानक मेरी ओर दौड़े। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरों पर कोई भाव नहीं। वे ऐसे बढ़ रहे थे जैसे मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पिताजी ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। ताऊजी ने मेरी दोनों बाहें मरोड़ दी। मैं दर्द से कराह रहा था। मेरे सामने विक्की का हाथ तलवार की ओर और तेजी से बढ़ रहा था। तांत्रिक ने और जोर से कहा, हां, यही है मेरा वारिस। खून बहा, दीवार तोड़ और मेरे पास आ। आज के बाद यह परिवार मेरा होगा और तेरा भी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी जीभ मुंह से बाहर लटक गई और उसने एक लंबी पतली सीटी जैसी आवाज निकाली। उस आवाज से पूरा घर कांप उठा। मैंने पूरी ताकत से पिताजी का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेरे गले में सांस अटक रही थी, आंखें धुंधली हो रही थीं। मैं बस इतना बोल पाया, विक्की, मत कर। लेकिन विक्की ने तलवार उठाई। मेरी आंखें उस पल कुछ देखकर बंद हो गई थीं। नसीब, डर और अविश्वास का ऐसा मिश्रण कि हर चीज स्लो मोशन में घूमने लगी। विक्की ने तलवार उठाई थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें पागलपन से चमक रही थीं और वह एकदम तय गति से ताऊजी की तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि उसी एक बार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल भैया खड़े थे और बिना किसी हिचक के मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान अब किसी परिचित मानव मुस्कान जैसी नहीं रही थी। जिस तरह से उनके होंठ हिले, लग रहा था मानो कोई मांसपेशी अंदर से घिसटती हो। कृष्णा, वर्षा, लक्ष्मी सब रो चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज कच्ची और टूटती हुई हवा में टकरा रही थी। और फिर जैसे किसी ने एक औरत की चीख हवा में खींच दी हो, मेरी नजर किसी और कमी की ओर भागी। संजू, संजू वहां होनी चाहिए थी। सुबह से मैंने उसे नहीं देखा था। छत पर, मंडप के पीछे, कहीं भी नहीं। उस खटकती अनुपस्थिति का एहसास मुझ में एक कांट की तरह घुस गया। संजू कहाँ है? मैं खुद से पूछता रहा, पर जवाब नहीं मिला। ठीक उसी क्षण कुछ हुआ। समय ने ठहर कर फिर घटा। विक्की ने ताऊजी की गर्दन पर वार करने के लिए गर्दन झुकाई ही थी कि अचानक यहीं किसी भारी लोहे की रॉड ने उसके माथे पर जोर का प्रहार मारा। विक्की एक लहर की तरह झुक गया और जमीन पर बेसुध गिर पड़ा। माथे से खून झर रहा था। उसकी तलवार डर के साथ बगल में आकर टिक गई। मैं अपने पैरों के बल खड़ा नहीं रह पाया। सारी चीखें,
सारी अफरा तफरी जैसे एक ही ध्वनि में घुल गई थी। तभी जंगल की तरह घने अंधेरे के बीच से एक आकृति निकली, सीधी, काली और धीमी चाल वाली। उसने लोहे की रॉड को अपने हाथों में उठाया था, जैसे वह रॉड उसके लिए पवित्र कुछ हो। चेहरा उसने ढंका हुआ था, पर उसकी चाल में कोई परिचितता थी, एक परचून की दुकान जैसा, जिसे मैं कहीं गलत तरीके से अपनी स्मृति से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके आंखों में रोया हुआ दर्द और आग दोनों झलक रहे थे। दर्द की पतली परत उसके भीतर थी और उसके नीचे गुस्से की लपटें थीं। और तभी एक छोटी सी चीख निकली। मेरी रगों में बिजली सी दौड़ गई। उसके कदमों के साथ घर की दहलीज पर आवाज गूंजी और वह अनुशासित ढंग से आगे आई। मैंने महसूस किया, मेरी हड्डियां ठिठक गईं। मैं उसे जानता था, पर कैसे? उसका चेहरा ढंका हुआ था, पर उसकी चाल, उसकी टोन, वह छोटी सी आवाज कुछ मेरे अतीत से मिलती हुई धड़कियों को छू रही थी। वो लड़की, बल्कि लड़की नहीं, अब मैं उसे उस शब्द से कम आंक रहा था, ने विक्की के पास जाकर खून से लथपथ माथे को छुआ। उसके हाथ पर धागे, राख और मिट्टी की परतें चिपकी थीं। वह न तो रोई न चिल्लाई। उसका चेहरा ठंडा था, पर उसकी आंखें टूटती हुई आग की तरह जल रही थीं। फिर उसने बिना किसी नाटकीयता के लोहे की रॉड को अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसने उसे बिना किसी जकड़ के उठाया और जैसे ही रॉड उसके हाथों में पकड़ी, उसकी हाइट और पोज कुछ बदल गई। वह कमजोर नहीं रही, बल्कि एक अलग तरह की शक्ति से भर गई। तांत्रिक, वह बूढ़ा जिसके खोपड़ी माला से लगे चेहरे पर सदियों का पागलपन था, उसकी ओर देखकर मुंह पर धीरे धीरे मुस्कुराया, जैसे कोई पुराने बच्चे को खेलते देखकर खुश हो। उसने त्रिशूल उठाया और उसकी हर तर्जनी पर हवा का ताप बदल गया, मानो उसकी आंखों से कोई ठंडी लहर निकली हो। उसने पहले लड़की की ओर देखा और उसकी हंसी में वो तिरछी सी खनक आ गई, जो किसी शव खिलौने के पागलपन जैसी थी। अब जो भी हुआ उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। यहां से लड़ाई धीमी, घनघोर और एक साथ दोनों ही तरह की हुई। हड्डियों की टकराहट और मंत्रों की हवा। वह लड़की, उसने अपना चेहरा ढंका हुआ रखा, पर जो भी उसने किया वह सिर्फ शारीरिक नहीं था। वह तांत्रिक के प्रस्तावित मंत्रों की धुन को सुनकर पल भर के लिए उसे काट कर अलग कर देती, मनोरहिणी सी लेकिन धारदार। वह अपने हाथों से कुछ संकेत कर रही थी, जैसे सूक्ष्म नृत्य, पैरों का कोई खास कदम, हाथों की एक चकमा देने वाली मुद्रा और साथ ही जुबान से धीमी धीमी ध्वनियां। न कोई स्पष्ट मंत्र, न कोई परिचित भाषा, पर उन ध्वनियों में एक प्रकार का बंधन था जो हवा को मोड़ देता था। तांत्रिक ने त्रिशूल से हवा चीरने की कोशिश की। त्रिशूल ने हवा में रक्त के चकत्ते फैलाए और मिट्टी के ऊपर हल्की सी चमक छिड़क दी, पर उस लड़की ने झट से रॉड घुमाई और त्रिशूल को रास्ता दिखाया। रॉड और त्रिशूल टकराए और टक्कर से एक आवाज निकली, जैसे दरवाजे का ताला टूटे। उस आवाज पर घर में खड़ी चीखें कुछ और ऊंची हो गईं। लड़की की चाल का जो सबसे बड़ा हथियार था, वह उसकी एकाकी एकाग्रता। उसने एक बिंदु फिक्स कर लिया था, तांत्रिक का गला। उसने पहले कोई वार नहीं किया। उसने पहली बार उसकी ऊर्जा को टटोल कर लिया। उसकी आंखें, वो दो गहरे कुएं, किसी तरह तांत्रिक के भीतर की पीड़ा को छेड़ रही थीं। उसमें गुस्सा था, लेकिन कोई बेतरह क्रोध नहीं, बल्कि कटु अनुभूति की तरह, जो किसी के खोए हुए रिश्तों का बदला ले रही हो। तांत्रिक ने गुर्राया। उसकी आवाज में जाम सा कोई घुर्राहट थी और वह हवा में हाथ घुमाने लगा। उसके हर हाथ के इशारे पर जमीन से कंकाल जैसी आकृतियां उठ रही थीं। उनकी हड्डियां हवा में छन कर एक झिल्ली बना रही थी। वो झिल्ली एक दरवाजे की तरह फड़फड़ा रही थी। उसे देखकर कुछ महिला रिश्तेदार बेहोश हो गईं। कुछ अपने सिर पर हाथ मारने लगे, मुग्ध अचेत। लड़की पीछे हटती नहीं थी। उसके कदम जमीन को नाप कर चलते थे। कोई भी पेड़, कोई भी पत्थर उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बन रहा था। उसकी चाल में मर्यादा थी, न कोई उच्छृंखलता, न कोई बुझांद, पर उसकी आंखें एक स्थिर निशाने पर लगी थीं, तांत्रिक का गला। फिर बढ़ती हुई लड़ाई के बीच उस लड़की ने अचानक चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज किसी परिचित स्वर में बदल गई, संजू। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने नाम पुकारा। जैसे पुकारते हुए उसने कोई मंत्र कह दिया हो। मेरी छाती में कुछ टूट सा गया। यह वही स्वर था जिसे सुबह से मैं ढूंढ रहा था। संजू की चीख, पर परिपक्व और कठोर। मेरे दिल ने जैसे एक जोर का धक्का खा लिया। क्या यह सचमुच वही संजू थी? पर उसकी आंखें, उसकी गंभीरता संजू जैसी मासूम नहीं बची थी।
तांत्रिक ने उसकी ओर एक लंबी धुंधली सी किरण छोड़ी, जैसे वह किसी पुराने बांध को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर लड़की ने अपने हाथों से उसे टकराया और फिर एक पलक में उसने रॉड की नोक से तांत्रिक के त्रिशूल पर दबाव डाला। उसके दोनों वस्त्र यूं टकराए जैसे दो तत्व आपस में। लड़की ने फिर एक संक्षिप्त अभिवादन सा किया। उसने रॉड के पीछे से एक छोटा घटक निकाला, एक छोटा संदूक सा, मिट्टी का छोटा मटका, जिस पर कुछ खरोंचे और बेजान अक्षर उभरे हुए थे। उसका शरीर कांप गया, पर वह दबाव बढ़ाती गई। उसने एक हाथ से विक्की को घायल हालत में घसीटा, दूसरे हाथ से तांत्रिक पर वार करने का प्रयास किया। पर वार सिर्फ शारीरिक नहीं थे, वे व्यवहार थे जो तांत्रिक में बंधी रूह को हिला देने के लिए थी। तांत्रिक हंसा, एक ठंडी पुरानी हंसी, और उसने आखिरकार वह घिनौना मंत्र बोला जो उसकी आत्मा का काला हिस्सा खोल दे रहा था। हवाएं चिल्लाईं, दीवारों से खून टपका और घर के अंधेरे कटकर और घने हो गए। पर उस लड़की ने ठहरने का नाम न लिया। उसने अपने आप को एक तरह की ढाल बना लिया। उसकी बाजू पर राखी और कांच की छोटी छोटी चीजें टंगी थीं, मानो वो किसी सुरक्षा जाल का हिस्सा हों। और फिर उस आखिरी निर्णायक क्षण आया जब किसी की सांसें थम जाती हैं और दुनिया धीरे से सुनसान हो जाती है। लड़की ने एकदम चुप्पी में तांत्रिक की गर्दन पर अपना हाथ घेरा। उसका स्पर्श न तो बहुत कठोर था, न बहुत सौम्य, वह संतुलन था। उसकी उंगलियों की अंगुलियां जैसे किसी ने रस्सियों की तरह तांत्रिक की ग्रीवा के चारों ओर लपेट दी। तांत्रिक की आंखें फटी, उसकी दहाड़ निकली, पर वह दहाड़ रूह की नहीं थी। वह पुराने समय की चोट थी, एक घाव जो फिर से खुल गया हो। उसने त्रिशूल घुमाया, पर लड़की ने अपनी दूसरी बांह से त्रिशूल को नीचे की ओर ठेल दिया। एक जोर जो केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि संकल्प का था। वह कंपा। एक ऐसी दहाड़ निकली कि घर के चारों कोने हिल गए। फिर एक अजीब दृश्य, उसके शरीर से एक काली गाढ़ी सी धागेदार लहर जैसी चीज खींची, जिसको मैं पहले कभी नहीं देख पाया। वह कुछ नरम, कुछ तंतुओं वाली चीज थी। उसकी बनावट रेशम और काले कणों की तरह थी, और उसी में किसी मानवीय ध्वनि का प्रतिबिंब था। रोना, हंसी, चीखें सब एक साथ गूंज रहे थे। लड़की ने अपने दोनों हाथ उस धागे पर रखा। उसने उसे पकड़ा, खींचा, और जैसे वो खींचती गई, वह धागेदार रूप आंतरिक रूप से संकुचित होता गया, मानो किसी बटुए की तरह उसका सिर कम होता जा रहा हो। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश में त्रिशूल उठाना चाहा, पर उसकी शक्ति अब पीली पड़ने लगी थी। लड़की ने दांत पीसे। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, दर्द और अच्छाई का मिलाजुला रूप, उसने वह धागेदार रूप समेटकर छोटे मटके की तरह बने मटके में भरना शुरू किया। हर भराव के साथ धागेदार सिलवटें सिकुड़ती गईं और मटके की गर्दन पर आंकड़े सी कुछ उभर आए। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरा माथा पसीने से तर था। अंत में जैसे आखिरी बूंद खींची जा रही हो, लड़की ने उस मिट्टी के मटके का मुंह बांध दिया। पहले उसने उसी मटके पर कुछ मिट्टी की हल्की परत चढ़ाई, फिर अपने हाथों से जोर से दबाया। उस समय मेरे शरीर ने ठहराव सा महसूस किया, जैसे किसी ने अचानक से फुसफुसाहटों को एक साथ सिल दिया हो। तांत्रिक की आंखें उस मटके की ओर फिक्स हो गईं। उसके चेहरे पर पहले आत्मा की जंग थी, फिर एक मनहूस शून्यता, और फिर अचानक वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे ने जैसे एक झटके में समा लिया। पर अजीब बात यह थी कि वही अंधेरा अब भारी भरकम नहीं, बल्कि खाली सूनापन लिए सूना था। लड़की ने धीमे से मटके को हाथ में पकड़ा और उसे उस जले हुए हिस्से की ओर फेंक दिया। वह मटका कुछ झंझट कर राख में गया और चिंगारी की तरह चमकते हुए बुझ गया। घर में एक क्षण के लिए मानो कोई बाढ़ आई हो, सबने सांस ली। पता नहीं कौन पहले जाकर रोया, कौन गले टिक गया, पर एक एक करके लोग होश में आने लगे। गोपाल भैया के चेहरे से पागलपन उतर गया था। वह रोते हुए गिर पड़े। कृष्णा चिल्ला रहा था और वर्षा दीदी को अपनी बाहों में संभालने लगे। ताऊ जी और पिताजी धीरे धीरे सामान्य बने, हालांकि उनकी आंखों में अभी भी कुछ खालीपन था, जैसे कोई रात पहले तक उनकी आत्मा में बैठा हुआ था। लड़की ने मुंह ढंका हुआ हाथ उठाकर अपना चेहरा खोल दिया, और मैंने देखा तो मेरी सांस थम गई। वह संजू थी, पर संजू नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी, कटी हुई और परिपक्व थीं। उसके गालों पर कच्चे निशान थे, और उसकी बोली में जो कड़वाहट थी, वह उसके बदल चुके जीवन की कहानी सुना रही थी। वह चली आई, धीरे धीरे हमारे पास आई और बिना कुछ कहे विक्की के पास झुकी। विक्की को उठाने की कोशिश की गई। उसका सिर फटा हुआ था, रक्त की धारें उसके चेहरे पर थीं,
मां ने आधे पागलपन में जोर से रोते हुए कहा, बच्चा बचा लो। पर संजू ने बस शांत हाथ हिलाया। वह बच्चे की थरथराहट को महसूस कर सकती थी, पर उसके चेहरे पर अब कोई बचपन की मुस्कान नहीं थी। फिर उसने बात की, धीमी, ठंडी पर सच्ची आवाज में। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसने मेरे कानों में कहा, तुम्हारे खून से मेरा वारिस उठेगा। मैंने उसे जलाने की कसम खाई और तब से मैं सब कुछ देखती आई। मैंने जो भी किया सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मुझे उस दरवाजे में झांकने की आदत थी। मैंने उसकी आत्मा को जान लिया। मैं जानती थी कि उसे मिट्टी में भरना होगा। उसने मटके में बंद आत्मा की ओर देखा। उसका चेहरा शांत पर खामोश था। वह परंपरा जैसी चीज नहीं थी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह दर्द था। मैंने इसकी कीमत चुकाई है। दिन रात भूखा रहकर, उसे ढूंढकर, और आखिर में उसे बांध दिया। मां ने भागकर संजू को अपने पास खींच लिया। उसने उसके सिर पर हाथ रखे और जोर से रोई। तुमने क्या किया? तुमको किसने ये सिखाया? उसने पूछा। संजू ने आंखें झुकी कर कहा, जिसने मुझे सिखाया वो मैं नहीं बताऊंगी, पर जब मैंने उसके चेहरे को देखा जो मेरे गांव के लोगों ने उस पर जला दिया था, मुझे समझ आया कि उसे मैं ही रोक सकती हूं। अब जो शोर था वह अलग प्रकार का शोर था। रोने पीटने, राहत के आंसू और उस ट्रॉमा की गंध जो अभी भी घर में रची बसी थी। हमने तुरंत घायल रिश्तेदारों को जुटाया। विक्की को उठाकर दहलीज तक लाया गया। खून पोंछा गया। कोई बैंडेज बांधता रहा, कोई फोन उठाकर एम्बुलेंस को बुला रहा था। सुबह की पहली रोशनी में जब लोग थोड़ी बहुत समझ में आए तो हमने जल्दी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनके हिस्से जले निशान, गहरे कटी चोटें और बहुत सी मानसिक दरारें थीं। पर उस लड़की संजू, वह चुप थी। वह किसी और जगह देखती रहती थी, एक जगह जहां उसने अपने भीतर सुलझाए हुए सवालों के जवाब तलाशे होंगे। उस दिन हमने सीखा कि कुछ लड़ाइयां झोपड़ियों और दहशत के भीतर नहीं रुकती, इनकी कड़वाहट जीवन भर रहती है। पर जिस क्षण उसने उस मटके में तांत्रिक की आत्मा बंद की, वह रात और उस घर के लिए एक छोटी सी मुक्ति लेकर आई। हाँ, शरीरों को अस्पताल जाना पड़ा, रिश्तों को मरहम की जरूरत थी, और हमारी आंखों में जो भय का नया निशान बस गया था वह धीरे धीरे कभी मिटेगा, कभी नहीं। और संजू, उसने जो कुछ भी किया वह एक तरह से उस परिवार की बदली हुई परछाई बन गई थी। वही चेहरा, वही आवाज, पर भीतर बदलाव ऐसा कि अब वह कभी पहले जैसी न रही। मैंने उससे बाद में पूछा, तू कैसे सीखी? वह सिर्फ मुंह से हंसी, एक छोटी बेजान हंसी, और बोली, कभी कभी वही चीजें जो तुम्हें बचाती हैं तुम्हें अकेला कर देती हैं। वह रात हमारे घर की जिंदगी को दो हिस्सों में बांट गई। पहले वाला असली और उसके बाद वाला, जब हम जानते हैं कि बचपन के गांव में छिपे हुए अंधेरे सच में मौजूद हैं और किसी की छोटी सी हथेली ने उन्हें होंठों पर दबा कर रखा है। हवा धीरे धीरे बदल रही थी। वह रात जिसमें हमने मौत, अंधकार और तांत्रिक की आत्मा से लड़ाई देखी थी, अब कई हफ्ते पीछे छूट चुकी थी। मगर सच कहूं तो वो रात कभी भी पूरी तरह पीछे नहीं जा पाई। हर दिन, हर सुबह और हर सांझ उस रात की छाया कहीं ना कहीं मंडराती रहती थी। गांव में सबको कुछ वक्त लगा। शुरुआत के दिनों में पूरा घर वीरान सा था। दीवारें जैसे बोलती थीं, हर कोना उस तांत्रिक की हंसी, चीख और फुसफुसाहट दोहराता था। रातों को खिड़कियां खुद ब खुद चरमराती थीं और हमें लगता था जैसे कोई अब भी हमें देख रहा हो। पर धीरे धीरे वक्त ने मरहम लगाया, घावों पर पट्टियां बंधी, डॉक्टरों ने शरीर को संभाला और रिश्तों ने दिलों को। ताऊ जी, पापा और चाचा, जो उस तांत्रिक के कब्जे में थे, लंबे वक्त तक सामान्य नहीं हो पाए। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन बनी रहती थी, जैसे उन्होंने किसी और दुनिया की झलक देख ली हो। संजू, या कहूं उस रात की नायिका, वो हमारे साथ रही, पर अब वो पहले वाली संजू नहीं थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत कम और कठोरता ज्यादा थी, जैसे कोई योद्धा जिसने जीत तो ली लेकिन कीमत में अपनी मासूम मुस्कान खो दी। मैं उसे अक्सर आंगन में अकेले बैठा देखता था। वो मिट्टी से उस टूटे हुए मटके के टुकड़े उठाकर बार बार हाथ में घुमाती रहती, मानो उसमें अभी भी कुछ रहस्य छुपे हों। महीनों तक हमारे घर में शादियों की बातें बंद रहीं। दीदी की शादी पहले से तय थी, लेकिन पंडित ने भी कहा, ऐसे हादसों के बाद कम से कम 6 महीने तक कोई शुभ काम मत करना। गांव वाले भी डर गए थे। सबने देखा था वो लड़ाई, वो अंधेरा, वो छायाएं। कई लोग तो कई हफ्तों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले। गांव की पगडंडियां वीरान पड़ी थीं
और नदी किनारे शाम को कोई भी नहीं जाता था। समय ने धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ी। तांत्रिक की आत्मा के मिट्टी के मटके में बंद होने के बाद माहौल शांत तो हो गया था, पर डर एक गुप्त साए की तरह मौजूद था। फिर भी इंसान हर डर को भूलने का हुनर जानता है। धीरे धीरे सब अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटने लगे। खेतों में हल चलने लगे और बच्चे फिर से चौपाल पर खेलते नजर आने लगे। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, दीदी की शादी का दिन। गांव में एक लंबे सन्नाटे के बाद फिर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। घर में फिर से रंगोली सजी, आंगन में केले के पेड़ों से सजावट हुई और हर कोने में हल्दी, महकती अगरबत्तियों और पकवानों की खुशबू फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो सब उस अंधेरे को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहते हों। मैंने देखा पापा और ताऊ जी पहली बार महीनों बाद मुस्कुराए थे। उनकी आंखों का खालीपन पूरी तरह तो नहीं गया था, लेकिन उनमें हल्की सी चमक लौट आई थी। संजू भी तैयारियों में लगी रही। उसने चेहरा ढकना छोड़ दिया था। अब वो खुले चेहरे के साथ रहती, पर उसके हाव भाव पहले जैसे चंचल नहीं थे। जब दीदी के हाथों में मेहंदी रची जा रही थी, संजू एक कोने में बैठकर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, पर गहराई में एक टीस भी छुपी हुई थी, मानो वो जानती हो कि खुशी हमेशा स्थायी नहीं होती। शादी वाले दिन घर पूरी तरह जगमग था। गांव में हर कोई आया था। दादी ने तुलसी के सामने दिया जलाया और आशीर्वाद मांगा कि इस बार कोई विघ्न ना आए। बारात आई, बैंड बाजे बजे और दीदी की डोली उठी। सब लोग हंसते गाते हुए नाच रहे थे। पहली बार हमें लगा कि वो अंधेरा वाकई पीछे छूट गया है, मगर मैं जानता था पीछे छोड़े हुए अंधेरे कभी पूरी तरह पीछे नहीं जाते। वो बस चुपचाप छाया की तरह हमारे साथ चलते हैं। दीदी की विदाई के बाद धीरे धीरे सब रिश्तेदार अपने अपने शहर लौट गए। घर फिर से खाली होने लगा। आंगन की सजावट उतारी गई। शहनाई की गूंज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। हम कुछ महीनों तक गांव में ही रहे। खेतों में काम फिर से शुरू हुआ। धीरे धीरे सब सामान्य दिखने लगा, पर हमारे दिलों के भीतर वो रात, वो लड़ाई और वो तांत्रिक की हंसी हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अब जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही होगी। शायद तुम सोच रहे होंगे कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था, पर मैं कसम खाता हूं यह सब सच था। मेरा नाम आर्यन है और यह थी हमारी गांव की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां मौत का तंत्र हमारे घर में उतरा, जहां खून के रिश्ते डर के सामने डगमगाए, जहां एक तांत्रिक की आत्मा ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, जहां मेरी बहन संजू ने अपने हाथों से उस अंधेरे को मटके में कैद किया। आज सब सामान्य दिखता है, पर जब भी मैं गांव की उस पुरानी हवेली से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि दीवारों में अब भी किसी की धीमी हंसी गूंज रही है। लोग कहते हैं अब सब खत्म हो गया है, पर मैं जानता हूं कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। हर आत्मा, हर छाया, हर तांत्रिक अपनी वापसी का इंतजार करता है, और शायद अगली बार वो किसी और घर, किसी और गांव, या शायद तुम्हारे ही पास लौटे। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से,
बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना, अयान, जफिरा, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मोरियाट्यूस से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिद उल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, तठुंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अन्नू जी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिसा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाट से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप डीलो भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरावाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।